एक मिनट रुको। जेनी कुछ सोचते हुए सार्थक को इतना कहकर ग्रुप के बच्चों से थोड़ा दूर चली जाती है और यहां बाकी बच्चे सार्थक को अजीब और पागल समझने लगते हैं। जेनी जब बच्चों से काफी दूर चली जाती है तब वो अपने कान पर हाथ रखकर किसी को फोन लगाती है और फिर कान में लगे ईयरफोन को एक्टिवेट करके किसी से पूछती है। एक छात्र जिसका नाम सार्थक गुप्ता है, उसने किताब लेने से इनकार कर दिया है। आपके आदेश का इंतजार है, बताइए इसके साथ क्या करना है। कुछ सेकंड्स के बाद फोन के दूसरी तरफ से किसी आदमी की भारी भरकम आवाज में जवाब आता है, उस पर किताब को लेने का दबाव मत बनाओ, सिर्फ उसका टेस्ट लेकर उसे छोड़ दो और इस लड़के पर कड़ी नजर रखना। अगर इसमें कोई सुधार दिखता है तो मुझे खबर करना। वो इंसान सोचता है कि सार्थक बहुत दिलचस्प लड़का है और फिर वो आदमी सार्थक की सारी जानकारियां निकलवाता है। उसके रिसर्च के हिसाब से तो सार्थक के पास कोई शक्ति ही नहीं है और यहां तक कि उसका शुद्धम ग्रुप के लोगों के साथ भी कोई वास्ता नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं इस खतरनाक दुनिया में ये लड़का बिना शक्तियों के कितने दिन जिंदा रह पाएगा। वो आदमी कुर्सी पर पीछे टेक लेते हुए खुद से कहता है और इधर जेनी अपने कोट को ठीक करते हुए बच्चों के पास लौटती है। इंतजार करवाने के लिए माफी चाहती हूं, जेनी रूखे अंदाज में बोलती है और फिर सार्थक की तरफ पलटती है और आगे कहती है, भले ही तुम ये किताब नहीं लेना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें टेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सार्थक को यह बात कुछ अजीब लगती है। वो सोचता है कि जब उसके पास कोई शक्ति ही नहीं है तो वो लोग उसे टेस्ट देने के लिए कैसे बोल सकते हैं। इस बात की उसे सिर्फ एक ही वजह समझ में आई और वो ये थी कि मिलिट्री वाले उनकी द्वारा दी गई मदद को रिजेक्ट करने के लिए सार्थक को नीचा दिखाना चाहते थे और जब छोटा महसूस करके सार्थक को खुद पर तरस आने लगे तो वो गिड़गिड़ाता हुआ मिलिट्री वालों के पास लौट कर आए और उनसे किताब देने की भीख मांगे। कृपया मेरे पीछे आए। जेनी सार्थक को थोड़ा दूर एक बड़े से मैदान में लेकर जाती है। उस मैदान में बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे और कहीं कहीं पर जलने के निशान थे। उन्हें देखकर लग रहा था कि यहां किसी बड़ी चीज में आग लगी होगी। समझ आ रहा था कि यह विनाश पुराने प्रतियोगियों के टेस्ट के दौरान हुआ होगा। सार्थक, आगे बढ़ो और अपने सामने आने वाले टारगेट को ध्यान से देखो। तुम्हें इन सब टारगेट को कम से कम वक्त में खत्म करना है। जेनी सार्थक को समझाती है। टेस्ट शुरू होता है। जैसे ही जेनी अपनी बात खत्म करती है वैसे ही सार्थक के सामने बड़े से लोहे के बने हुए गोल आकार के छतरी जैसे 3 टारगेट अलग अलग दूरी पर जमीन से निकल आते हैं। उनके बीच में लाल रंग का एक बिंदु बना होता है। समस्या ये थी कि जब सार्थक उन दूर खड़े टारगेट को देखने की कोशिश करता है तो उसे सब धुंधला दिखाई देता है, बिल्कुल पहले जैसा। उसकी आंखें अब फिर से बिना चश्मे के कुछ साफ नहीं देख पा रही थीं। सार्थक घबरा जाता है और सोच में पड़ जाता है, क्या ये इतनी देर सीधा सूर्य के नीचे खड़े रहने से हुआ है? सार्थक के पास और कोई रास्ता नहीं होता है। वो धीरे धीरे अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाता है और हर एक टारगेट के पास जाकर उसके बीच में मुक्का मारता है। और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी कि उसका मुक्का बहुत कमजोर था और साथ ही समय की कमी की वजह से वो टेस्ट को पूरा नहीं कर पाता है और ये राउंड खत्म हो जाता है। इसके बाद जेनी उसके 2 और टेस्ट लेती है। दूसरा टेस्ट उसके शरीर में कितनी स्ट्रेंथ है वो पता करने के लिए था। इस टेस्ट में उसे एक बड़े से ड्रम जैसी मशीन के बीच में अपना पूरा दम लगाकर एक मुक्का मारना था। सार्थक एक जोरदार मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रम बस हल्की सी आवाज करके बीच में से बस थोड़ा सा हिलता है और ड्रम के बीचों बीच एक नंबर उत्पन्न होता है, स्ट्रेंथ 5। जेनी चीख कर नतीजे बताते हुए अपने टैबलेट में लिखती है। फिर आखिरी टेस्ट के लिए सार्थक के सामने एक बड़ी गोलाकार मशीन प्रकट होती है जिसके सामने बहुत से छेद बने होते हैं और वो घन घन की आवाज करते हुए बिना जमीन को छुए हवा में तैरने लगती है। टेस्ट के शुरू होते ही उस मशीन में से होलोग्राफिक आग के कांटों की बारिश होने लगती है।
सार्थक को बस इतना करना था कि जितनी देर तक हो सके उसे उन कांटों से बचते हुए अपने आप को उनसे दूर रखना था। जहां किसी कांटे ने सार्थक के शरीर को छुआ, वहीं ये टेस्ट भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे वो मशीन अपने लेवल को बढ़ाती जाती है और साथ ही उससे निकलने वाले कांटों की संख्या और उनकी गति भी बढ़ती जाती है। सार्थक कांटों से बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो जल्द ही थक जाता है और कुछ ही पल में एक कांटे से टकरा जाता है। वो मशीन घरघराती हुई आवाज करके रुक जाती है। एजिलिटी 5। जेनी पॉइंट्स बताते हुए अपने टैबलेट में नतीजे लिखने लगती है। सार्थक जेनी के मुंह से निकले हुए शब्दों पर गौर करता है तो उसे याद आता है कि जेनी द्वारा बताए गए पॉइंट्स में कुछ तो संबंध है। ये टेस्ट इंसान की एजिलिटी मापने का था और इसमें सार्थक को 5 पॉइंट्स मिले थे। इसके पहले वाले स्ट्रेंथ मापने वाले टेस्ट के नतीजे भी 5 ही थे। धूप में आते ही उसके सारे स्टैट्स आधे हो गए थे, तो ये टेस्ट उसके आधे स्टैट्स ही बता रहा था। सार्थक अंदर ही अंदर राहत की सांस लेता है और सोचता है कि अगर ये टेस्ट रात के वक्त होता तो शायद बात अलग होती। तब उसके नतीजे अभी के पॉइंट्स के दुगने होते। इसका मतलब सार्थक को अपना स्कोर बढ़ाने के लिए अपनी शक्तियों को विकसित करना होगा और अपने स्टैट्स को बढ़ाना होगा। इसे सार्थक की शक्ति का लाभ भी कह सकते हैं और नुकसान भी। सार्थक गुप्ता, अब तुम्हारा पावर लेवल है 1। इसका मतलब तुम अपनी शक्तियों के मामले में पहले पड़ाव पर ही हो। जेनी सार्थक को समझाते हुए कहती है। सार्थक मायूस होकर वापस लाइन में बाकी बच्चों के साथ आकर खड़ा हो जाता है। वो जानता था कि आने वाले दिन उसके लिए अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि वो पावर लेवल 1 का छात्र है और इसकी वजह से ना जाने उसे क्या क्या झेलना पड़ेगा। इसके बाद निशिका आगे आती है। उन सब में वो अकेली थी जिसके पास एक हथियार था। उसका हथियार एक साधारण धनुष की तरह नहीं लग रहा था, वो सबसे अलग था, सालों से इस्तेमाल होते आ रहे हथियारों से भी अलग। ये धनुष किसी खूंखार जानवर की हड्डियों को तराश कर बनाया हुआ था। ऐसे हथियारों को जीव हथियार भी कहते हैं। उस पर चमकीले पीतल की एक परत चढ़ी हुई थी जिस पर रोशनी पड़ने पर वो जगमगा उठता था। सार्थक ने जानवरों की हड्डी से बने हथियारों के बारे में सुना तो था, लेकिन उन्हें कभी देखा नहीं था। यह उसका पहला मौका था। बल्कि सार्थक तो ये हथियार पहचान भी नहीं पा रहा था। वो तो भला हो अर्जुन का, जिसने फिर से उसके कान में फुसफुसा के अपना ज्ञान बांटा। जब इंसानों पर डामिस लोगों ने हमला किया था, तब इंसानों ने अपनी टेक्नोलॉजी और सभ्यता को डामिस प्रजाति के लोगों की टेक्नोलॉजी से सीखकर और भी ज्यादा आधुनिक बना लिया था। और इसके साथ ही इंसानों ने खुद को हर क्षेत्र में इतना विकसित कर लिया था कि अब वो पोर्टल की मदद से दूसरे ग्रह पर भी जा सकते थे। इन ग्रहों पर आमतौर पर अलग अलग तरह के जीव मिलते थे। जीव जितना शक्तिशाली होता था, उससे बनने वाला जीव हथियार भी उतना ही खतरनाक होता था। लेकिन यह तभी हो पाता था जब उसके हमला करने से पहले ही तुम उसे मार दो। निशिका जैसी लड़की के हाथ में इतना शक्तिशाली हथियार देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो किसी दूसरे ग्रह पर कभी गई होगी। निशिका टेस्ट के लिए मैदान के बीच में आकर बड़े कॉन्फिडेंस से खड़ी हो जाती है और टेस्ट के शुरू होने का इंतजार करती है। सार्थक की तरह नहीं, जो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। जेनी भी निशिका के तैयार होने का इंतजार करती है। दोनों छात्रों की तरफ जेनी का भेदभाव वाला व्यवहार साफ दिख रहा था। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, जमीन से 5 टारगेट्स अलग अलग जगह पर निकलने लग जाते हैं। निशिका अपने धनुष पर एक साथ 5 तीर लगाकर सीधा निशाना साधती है और एक ही बार में 5 तीरों को चला देती है। तीर बहुत तेजी से एक साथ कमान से छूटते हैं और फिर एकदम से वो तीर 5 अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं और अपने अपने टारगेट की तरफ मुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा, तो इसके पास टेलीकिनेसिस की शक्ति है, यानी ये चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती है। अर्जुन तारीफ करते हुए आगे कहता है, पर अकेले ये शक्ति को ज्यादा काम की नहीं है। हाँ, पर चलते हुए तीर को कंट्रोल करने का आइडिया बहुत ही बढ़िया है।
पांचों टारगेट के बीच में सारे तीर एक साथ जाकर लगते हैं और इसी के साथ ये राउंड भी खत्म हो जाता है। निशिका के प्रदर्शन से सार्थक को समझ आता है कि जीव हथियार कितने काम के होते हैं और किसी कमजोर शक्ति वाले इंसान को भी ये हथियार कितना शक्तिशाली बना सकते हैं। सार्थक को अभी तक अपनी शक्तियां नहीं पता थीं। वो सोचता है कि जब उसके स्टैट्स बढ़ जाएंगे और वो अगले पड़ाव के पावर लेवल तक पहुंच जाएगा, तब अगर उसे ऐसा कोई हथियार मिल जाए तो वो कितना ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा, जैसे कि कोई जीव तलवार। स्ट्रेंथ मापने के टेस्ट में निशिका कुछ खास नहीं कर पाती। वो अपनी सारी शक्ति अपने हाथों में इकट्ठा करके ड्रम पर मुक्का मारती है, लेकिन आखिर में ड्रम को ज्यादा कुछ नहीं होता। उसे सिर्फ 8 पॉइंट्स ही मिलते हैं। निशिका के सबसे आखिरी टेस्ट में भी उसकी शक्ति कुछ काम नहीं आती। वो उन आग के कांटों से बचने में अपनी पूरी जान लगा देती है, लेकिन उसकी शक्ति थी चीजों को कंट्रोल करने की, और यहां वो मशीन आग के कांटों की सिर्फ होलोग्राफिक परछाई ही फेंकती थी। वो असली कांटे तो थे नहीं, तो उन पर निशिका की शक्ति का कुछ असर नहीं हो रहा था। इसी के चलते वो टेस्ट शुरू होते ही कुछ सेकंड्स में आग के कांटे से टकरा जाती है और इस राउंड में उसके और सार्थक के पॉइंट्स समान ही आते हैं। ऐसा लगता है तुम्हारा पावर लेवल 2 है, जेनी निशिका की तरफ देखते हुए कहती है और उसके हाथ में पकड़े टैबलेट में लिख देती है। उसी समय निशिका के हाथ की घड़ी में भी नंबर 2 दिखने लगता है। सार्थक को साफ साफ दिख रहा था कि निशिका इस नतीजे से खुश नहीं है। वो गुस्से में अपने पांव पटक पटक कर चलती हुई लाइन में आकर खड़ी हो जाती है। सार्थक सोचता है कि निशिका के साथ अच्छा नहीं हुआ। जेनी ने उसे गलत पॉइंट्स दिए हैं। भले ही निशिका का पावर लेवल 2 का हो, लेकिन जब उसने वो हथियार चलाया था, वो नजारा काबिले तारीफ था। उसके हिसाब से तो वो किसी भी लेवल 3 या 4 वाले बच्चे को आसानी से पछाड़ सकती थी। सार्थक ने एक बात और गौर की थी कि मिलिट्री वाले सबकी शक्ति का सिर्फ पावर लेवल ही माप रहे थे। कोई भी उनका युद्ध कौशल नहीं देख रहा था। अगली छात्रा जो टेस्ट देने के लिए आगे आती है, वो थी भूमि। भूमि पूरे आत्मविश्वास से मैदान के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और टेस्ट शुरू होने का इंतजार करती है। 5 अलग अलग जगह पर वही लोहे के गोल टारगेट फिर से मैदान में उभरते हैं। भूमि बिना एक पल गवाए बर्फ के लंबे नुकीले भाले बनाती है और सबसे आगे खड़े टारगेट के ठीक बीच में निशाना लगाकर दाग देती है। वो इसी तरीके से बर्फ के और भाले बनाकर गजब की फुर्ती से यही चीज 4 बार और दोहराती है और बचे हुए सारे टारगेट को भेद देती है। भूमि और निशिका दोनों ने लगभग एक ही समय में इस राउंड को खत्म किया था। अपने अगले टेस्ट में तो भूमि ने कमाल ही कर दिया था। उसने अपने दोनों हाथों में करीब 1 मिनट तक अपनी शक्ति से बर्फ इकट्ठा करी और अपनी सारी शक्ति जुटाकर अपनी हथेलियों से बर्फ की एक मोटी और नीले रंग की चमकदार किरण निकालकर ड्रम के बीच में दाग दी। ड्रम बहुत जोर से बजने लगा और उस पर आने वाले पॉइंट्स भी बढ़ते गए। तब तक बढ़ते गए जब तक वो 50 तक नहीं पहुंच गए। सार्थक इतने शक्तिशाली बच्चों के साथ कैसे रह पाएगा? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि इन बच्चों के साथ आगे क्या होगा? तो सुनते रहिए ये अद्भुत कहानी वैम पावर, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।